नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जून 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किए जा रहे यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपके लिए लेकर आए हुए हैं 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं 50 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए अनिवार्य है, उनसे संबंधित जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उन्हीं में से ही जो है हमने एनालिसिस करके ये 50 प्रश्न और उनके सही आंसर, साथ ही साथ आपकी बेस को क्लियर करने के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रोज़ रात 8 बजे हमारे चैनल के माध्यम से लाइव क्लास में सम्मिलित हो सकते हैं और हम डिस्कशन करते हैं विभिन्न टॉपिक्स पर। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं 50 प्रश्न अन्य टॉपिक्स पर, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह का प्रश्न। साथियों आपको जो है बहुत ही सावधानी के साथ में इसको नोट्स बना लेना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार वीडियो को देखना है, आपको सफलता मिलेगा ही। आइए हम प्रश्नों पर आते हैं। क्या है प्रश्न? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास एवं छात्रों के व्यवहार के विषयों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास एवं छात्रों के व्यवहारों के विषयों का पता लगाने के लिए शोध में क्या किया जाता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, ये क्रियात्मक शोध का विषय है। दोस्तों जब हम इस तरह का कोई रिसर्च करते हैं तो क्रियात्मक रिसर्च कहलाता है। कॉलेज का प्राचार्य शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक एवं छात्रों के साथ साक्षात्कार लेता है, वह कौन सा शोध पद्धति कहलाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्रियात्मक शोध है। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श किस शोध पद्धति का सामान्य अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समस्या स्थापन, परिकल्पना, निर्माण, शोध, अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण किसका अनुक्रम है? ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 चरण होता है, इन 7 चरणों को आपको याद कर लेना है। किसी भी अनुसंधान या शोध का ये तार्किक चरण है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 7 में से ही जो है आपको क्रम में से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रयोगात्मक विधि का संबंध किससे है? कार्योत्तर विधि का संबंध किससे है? विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का संबंध किससे है? और ऐतिहासिक विधि का संबंध किसके है? तो हमने सही क्रम बनाया हुआ है। प्रयोगात्मक विधि का संबंध मानकीकृत परीक्षाओं से है, कार्योत्तर विधि का संबंध विशेष अभिलक्षण परीक्षाओं से है, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का संबंध प्रश्नावली से है और ऐतिहासिक विधि का संबंध प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के उपयोग से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में क्या संगत माना जाता है? निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में, तो ध्यान दीजिएगा, शोध नैतिकता का विषय शोध के चरण में संगत माना जाता है। शोध नैतिकता जो अंतिम चरण माना जाता है, यानी कि शोध के चरण का संगत माना जाता है और ये अंतिम चरण जो है निष्कर्ष होता है और निष्कर्ष में शोध नैतिकता का विषय अवश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में जो आप पीएचडी करते हैं उसके शोध पत्र में क्या निर्दिष्ट होता है? ध्यान दीजिएगा, हमेशा पीएचडी में प्रतिवेदन प्रारूप अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को इस बात की समझ होनी चाहिए कि संप्रेषण प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है, यह किस तरह का संप्रेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रभावी संप्रेषण है।
यहाँ पर हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ले रहे हैं। शिक्षण अधिगम संबंधों में शिक्षक कब सफल माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है जब उसके छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। अधिगम के बिना शिक्षण होता है, लेकिन शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कौन सी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रक्रियाओं में जोड़ा जाना चाहिए। जीवन प्रक्रियाओं में जोड़ा जाना चाहिए यहाँ पर जो है अधिगम को जो है। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर यहाँ पर जो है शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा, परिचर्चा विधि। इसमें छात्रों की रुचि बढ़ती है और सक्रिय भागीदारी रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के संप्रेषण का लाभ शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों को प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रभावी संप्रेषण में। ऐसा संप्रेषण जो छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है, ये भी प्रभावी संप्रेषण का ही उदाहरण है। कौन सा संप्रेषण छात्रों और शिक्षक के बीच संबंधों के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है? तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा संप्रेषण। यहाँ पर दोनों के संबंधों का निर्माण का जो है महत्वपूर्ण कड़ी जो माना जाता है वो है कक्षा संप्रेषण। और ऐसा संप्रेषण जिसमें छात्रों को सामाजिक पहचान देता है, ये भी कक्षा संप्रेषण है दोस्तों। आपको प्रभावी संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण दोनों को याद कर लेना है। ज़्यादातर प्रश्न इसी में से ही पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण जो है छात्र और शिक्षक दोनों के बीच को संबंध स्थापित करता है, लेकिन अलग अलग रीति से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिता, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों का संपर्क किस तरह का संप्रेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अशाब्दिक संप्रेषण है, यानी कि अमौखिक संदेश ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों, ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे किसी की आंख मार देना जो दिमाग में ज़्यादा विचलित हो जाता है, या किसी को इशारा करना, गलत इशारा करना मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, तथ्यात्मक प्रकृति के होने से क्या तात्पर्य है? तथ्यात्मक प्रकृति के होने से क्या तात्पर्य है? किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता है दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा संचार सहभागी तक किसी सूचना को भावों, भाषा या लेख द्वारा पहुंचाया जाता है, किस तरह का संप्रेषण है? ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा संचार सहभागी तक किसी सूचना को भावों, भाषा या लेख द्वारा पहुंचाया जाता है, किस तरह का संप्रेषण है? इसका सही आंसर है भावबोधक संप्रेषण कहलाता है। एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होते हैं, वह है भावबोधक संप्रेषण। ये संप्रेषण आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है इस तरह के संप्रेषण को जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए और इन्हें याद कर लेना चाहिए। जितने भी प्रकार के संप्रेषण होते हैं वो सारे संप्रेषण आपको जो है उदाहरण सहित याद होनी चाहिए। नोट्स भी बनाइए, साथ ही साथ एक एक उदाहरण भी आपको देना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं, और ये कुलाधिपति और डीम्ड विश्वविद्यालय खुद स्वयं पाठ्यक्रम बना सकता है और उपाधि भी वितरित कर सकता है। कौन सी शिक्षा विद्यालय मंदिर और सामाजिक संस्थान में किया जा सकता है? कौन सी शिक्षा विद्यालय मंदिर एवं सामाजिक संस्थान में किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य शिक्षा। और ये मूल्य शिक्षा से ही जो है नैतिक मूल्यों का संचार करना ही मूल्य शिक्षा कहलाता है। नैतिक मूल्यों का संचार करना ही मूल्य शिक्षा है दोस्तों। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर केंद्रित रहता है, उसको मूल्य शिक्षा कहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि सदाचरण पर्यंत पद पर रहता है भारत के महान्यायवादी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रभाव शिक्षण प्रभावकारिता पर पड़ता है दोस्तों? विद्यालयों की उपलब्धता, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन, विद्यालयों की आधारभूत संरचना का संबंध शैक्षणिक व्यवस्था पर है, यही ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों।
यहाँ पर जो है शिक्षण प्रभावकारिता को जो प्रभावित करता है ये समस्त चीज़ें हैं। अधिगम की गति को क्या त्वरित बनाता है? ध्यान दीजिएगा, अधिगम की गति को निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है त्वरित बनाता है। कौन सा मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है? ध्यान दीजिएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन जो है सबसे अधिक विश्वसनीय है। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण के उपयोग से क्या होता है? छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होता है, यानी कि बच्चों को जो है, छात्रों को जो है बौद्धिक समझ उनका बढ़ता है। तो ये है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसको बार बार देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए किगाली सम्मेलन में चरणबद्ध तरीके से किसे समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, 2016 में ये किगाली में जो सम्मेलन हुआ था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के लिए, वो भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर हुआ है। क्या हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाएं हैं? कौन सी हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाएं हैं? यहाँ पर हिम स्खलन, सुनामी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि जो है हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाएं माना जाता है। समुद्री कटाव का संबंध है, ये अपक्षय व अपरदन की क्रियाओं के द्वारा समुद्री कटाव होता है और सागरीय तरंगों के कारण जो है समुद्री कटाव कहलाता है। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के क्या बढ़ोतरी होती है? यहाँ पर वैश्वीकरण में जो है शिक्षा का लागत बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2022 तक भारत में कितना गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किए जाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान दीजिएगा 100 गीगावाट। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग कितना गुना बढ़ने की संभावना है? तो ध्यान दीजिएगा 7 गुना बढ़ जाएगा। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सौर ऊर्जा के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो हम बता दें आपको जो है, प्रथम चाइना है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत का स्थान है। बिजली खपत करने में भारत की क्या स्थिति है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अमेरिका प्रथम है, चाइना दूसरा है और तीसरा भारत का नंबर है। तो आपको दोनों चीज़ों को याद करना है। यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति और खपत के मामले में भारत की स्थिति तीनों स्थितियां हैं और चाइना, अमेरिका और भारत जो है तीनों के क्रम को याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही मेल को एक ही समय में अनेक लोगों को भेज सकते हैं, यह किसके संबंध में है? ये कथन आपको बताना है। ये मेल मर्ज है, एक्चुअली मेल मर्ज बोलते हैं इसको। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में ये कहा गया है। क्या एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है? तो आपको बताना है क्या चीज़ है, क्या जो है एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है? तो आपको याद रखना है डीवीडी, और डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा क्या विकसित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा डीवीडी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्तमान के साथ साथ अंतकाल तक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा संधारणीय विकास या सतत विकास के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चयनित श्रेणी के सतत आंकड़े को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सतत डाटा कहा जाता है। लाइन ग्राफ और आयात चित्र के प्रदर्शन में किस डाटा का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा सतत डाटा का प्रयोग होता है। कोई भी दो वस्तुएं समान होती है या समान प्रकार के कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सादृश्यात्मक तर्क कहा जाता है। सीपीयू, रजिस्टर्स, केस मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? तो याद रखिएगा ये सभी मेमोरी उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। ये सीपीयू, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये समस्त मेमोरी है और जो उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। दोस्तों हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं ताकि 50 प्रश्न में आपको जो है अच्छी से तैयारी हो जाए। ऐसी विकास जिसमें वर्तमान और अंतकाल तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता हो उसे कहते हैं संधारणीय विकास या सतत विकास के नाम से जानते हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक या स्रोत है नाइट्रोजन ऑक्साइड। डेंगू क्या नहीं है? जल जनित रोग नहीं है दोस्तों डेंगू जो है, बल्कि यह एक
उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एडीज एंजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है। राष्ट्रीय सौर मिशन योजना किसके नाम पर है? तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये मिशन संचालित है। इसी तरह के वायु प्रदूषण, बीमारियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान समय में न्यू चैलेंजेस है, उसको भी आपको जो है याद कर लेना है, अपने नोट्स में बना लेना है। 2018 और 2019 में जो भी बीमारियां, नए नए बीमारियों की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ये थी हमारी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। शायद आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये ठीक था या ख़राब था, या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। देखिए, हमारे पास में संसाधन की कमी है। जितने संसाधन हैं, जितने मेरी समझ में है, उसी आधार पर मैं आप लोगों को जो है ये सामग्री उपलब्ध करा पा रहा हूँ। साथियों, भविष्य में हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होगा तो और बेहतर से बेहतर आपको जो है सामग्री उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, हमारे चैनल को प्रमोट करें। ये चैनल मेरा चैनल नहीं बल्कि हम सब का चैनल है, जो साथ में मिलकर जो है इनको हम आगे बढ़ाएंगे और गांव और गरीब छात्रों के लिए ये समर्पित चैनल जो है, जो सभी के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो हम इनको जो है बनाए रखेंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा जो चैनल है ज़्यादा प्रमोट होगा। प्रमोट करने से तात्पर्य हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। साथ ही साथ लाइक करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है। यदि सब्सक्राइब करते हैं और बेल बटन को प्रेस करते हैं तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको सूचना मिल जाएगा। हम यहाँ पर विदाई लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।